हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है 13-14 के जो न्यूज़ टुडे आते हैं विज़न आइज़ के, ठीक है? जिसमें अगर हम सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं तो हाल ही में जो है एक सूचकांक जो है विकसित किया गया है, जिसमें कि बताया गया कि भारत में जो कृषि भूमि का स्वामित्व होता है, वो जो भारत की महिलाएँ हैं उनका सिर्फ़ 12.9% जो है ऐसा जो है दिया गया है, ठीक है? और ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा निकाला गया है? सेंटर फॉर लैंड गवर्नमेंट, ठीक है? इसके द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया है। ठीक है। सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी है। इस सूचकांक में प्रतिशत अंकों में भारतीय महिलाओं के जो भू स्वामित्व अधिकार हैं, उसके संदर्भ में राज्यों को जो है रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो क्या है, देखिए। जो सबसे पहले अगर महिलाओं की बात करें भू स्वामित्व के अधिकार पर, तो जो लक्षद्वीप और मेघालय राज्य है उनका प्रदर्शन क्या है, सर्वश्रेष्ठ रहा। देखिए अगर हम यहाँ फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है जिसका 31.1% जो है महिलाओं का भू स्वामित्व है, और मेघालय राज्य ये है 26.0%। ठीक है, ये हमारा जो है लक्षद्वीप, ये सर्वश्रेष्ठ राज्य है जिनको जो है महिलाओं को भू स्वामित्व सबसे ऊपर आता है इनका। ठीक है, और अगर हम नीचे से बात करें तो लोएस्ट में कौन सा आ रहा है, तो हमारे जो पश्चिम बंगाल और पंजाब है। यहाँ पे अगर हम फिगर में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5.1%, और यहाँ पे दूसरा है हमारा पश्चिम बंगाल जो कि 5.2%। ये हमारे लोएस्ट पे आता है, जहाँ पे जो महिलाओं को भूमि का स्वामित्व का अधिकार मिलता है वो सबसे कम रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम दक्षिण और उत्तर पूर्व राज्यों में देखें तो यहाँ पे 15.4% और 14.1% जो है भू स्वामित्व महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। और इतने कम आंकड़ों के बावजूद भी, मतलब ये इतना कम ही है 14.1 और 15.4, इतने के कम बावजूद भी ये जो है उत्तरी और पूर्वी राज्यों से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है, जहाँ पे 9.8 उत्तरी राज्यों का है जो महिलाओं का स्वामित्व है, और 9.2% पूर्वी राज्यों का है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो कृषि में महिलाओं की अगर हम बात करें तो जितनी भी कृषि श्रम शक्ति होती है, मतलब जितने भी कृषि के कार्य होंगे ना, जो पशु चरा रहे हैं और भी जितने भी जो बीज लाते हैं उनको उगाना, ये सारे जितने भी टोटल जिसका हमें जो पैसा मिलता है, ठीक है, जितने भी काम करने पड़ते हैं वो कृषि श्रम शक्ति है, उसमें जो है महिलाओं की हिस्सेदारी 32% है। जबकि अगर सिर्फ कृषि उत्पादन में देखें तो 55 से 56% तक की कृषि उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी रहती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो पुरुष है मैक्सिमम गाँव में क्या हो रहा है, वो शहर की तरफ प्रवास कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पे कृषि कार्य तो वो कर नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र में महिला संलग्नता में बढ़ोतरी हुई है। इस क्षेत्र में वे कृषक कृषक भी वही होते हैं, उद्यमी भी हो जाते हैं, श्रमिक भी वही रहते हैं, है ना? जिससे जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन कर रही हैं वहाँ की महिलाएँ। ठीक है, इसके अलावा अगर महिलाओं के स्वामित्व अधिकार में बढ़ोतरी से होने वाले लाभ, इसके बारे में देखें तो क्या मिलता है? यह महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी के लिए आत्मविश्वास भी इससे बढ़ेगा, तो इन ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो यह महिलाओं में अपना पक्ष मत रखने की शक्ति और सार्वजनिक भागीदारी को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इससे महिलाओं की जीवन स्थिति में सुधार आएगा। ठीक है, अगर उनको वहाँ का उनमें देखिए कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ रहा है, उनकी सिक्योरिटी भी हो रही है, तो अपने आप ही जीवन स्थिति में सुधार आएगा, पैसा भी उनके पास आएगा, तो इससे क्या होगा, पोषण अच्छा होगा उनका, खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित होगी, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, और ज्ञातव्य है कि जब महिलाओं को उनके द्वारा कृष्ट भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता था, जब ऐसा नहीं था तो क्या हो रहा था, वे जो है वे संसाधन, उत्पादन प्रक्रिया और आय पर नियंत्रण से वंचित हो जाती थी। ठीक है, ना तो उनके पास आय थी, कोई उत्पादन प्रक्रिया नहीं थी, कोई संसाधन नहीं थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जब उन्हें कृषि से जो है संबंधित योजनाओं हेतु जो ऋण होता था, जैसे भारत में जो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अगर कोई मान लीजिए योजना निकली है तो उसके अंतर्गत जब ऋण मिलता था तो वो उन्हें नहीं मिल पाता था, और कोई बीमा योजना ये वो भी नहीं मिल पाती थी, और सिंचाई संबंधी लाभ है वो भी नहीं हो पाते थे। ठीक है, अन्य अधिकारों से वंचित किया जाता था। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो है, अभी देखिए हाल ही में क्या हुआ था, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 था, उसके तहत जो है राज्य सरकारों ने कहा था कि हमें मतलब वित्तीय उससे जूझना पड़ रहा है, तो हमें जो है पैसा चाहिए, तो उसको अभी जो है स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, उसको स्वीकृति मिल गई है, अंडर विच मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय द्वारा जो है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो SASCE, इस योजना के तहत
ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके तहत जो है 27 राज्यों को 9879 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है, इसके तहत एक केंद्र द्वारा विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिए जो है राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए का विशेष ब्याज मुक्त 50 वर्ष के लिए, ठीक है। मतलब 50 वर्ष तक ना तो आपको ऋण देना, और 50 वर्ष के अंदर आप कभी भी उसे जो है वापस केंद्र को देंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार की पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, ठीक है। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं था, तो पैसा मिलेगा, तो उससे क्या होगा? उनकी अर्थव्यवस्था का जो साइकिल होगा वो चल पड़ेगा, ठीक है। जो जिन्हें कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप, जो कोविड-19 में क्या हुआ था, मतलब लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से जो पैसा था राज्य सरकार का वो खत्म हो गया था, ठीक है। और क्योंकि दूसरा पैसा आ नहीं रहा था, सब कुछ अर्थव्यवस्था बंद पड़ी थी, राजस्व में इससे कमी आई, इससे कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। अगर इसका कंपैरिजन करें, जो 2019 का अप्रैल से अगस्त का टाइम पीरियड था, उससे अभी का जो अप्रैल से अगस्त का टाइम पीरियड है, उसमें जीएसटी में जो है 30% की गिरावट आई है, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 योजनाएं जो है पारित की गई। इन 3 योजना में क्या है? एक तो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र होगा, एक योजना में उनको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी योजना में क्या होगा? बाकी जो जितने, उसके अलावा जितनी भी स्टेट होगी इन 27 राज्यों में, उनको जो है शामिल नहीं किया गया था, उनको शामिल किया जाएगा इनके अलावा, ठीक है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनके अलावा। और तीसरा क्या है? जो भी हमारा जो राज्यों में विभिन्न लोक केंद्रित सुधार है, ठीक है, लोगों को मतलब केंद्र में रख के जो भी सुधार किए जाएंगे उसको बढ़ावा देना, इसके तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई, ठीक है। ये सब उसी में से जो हमने ऊपर पढ़ा ना, 9879 करोड़ रुपए, उसी में से है, ठीक है। उसके अलावा जो है यह राशि केवल उन्हीं राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनके अंदर ये 4 सुधार होंगे। एक तो एक राशन, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड। ये हमने 2-3 दिन पहले अभी पढ़ा भी था, ठीक है। मतलब एक जो स्टेट का इंसान है वो दूसरी स्टेट में जाकर भी अपना राशन कार्ड दिखा के अपना राशन ले सके, ठीक है। इसके अलावा व्यवसाय करने की जो सुगमता है उसमें सुधार हो, शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता सुधार हो, और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधार हो, जिसमें ये चारों जो है वो मिलेंगे, वहाँ पे ये जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। तो वस्तुतः भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, इनमें इन सब संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ-साथ जहाँ पे शेयरों का जो वो होता है ना, आदान-प्रदान होता है, उसमें निवेश संबंधी, तो ये सब क्या होंगे? पूंजी व्यय में आ जाएँगे, पूंजीगत व्यय में, ठीक है, इसके रूप में संदर्भित किया जाएगा। पूंजीगत व्यय का उच्चतर गुणांक प्रभाव क्या होगा? जो अर्थव्यवस्था की भावी जो उत्पादकता है, उस क्षमता को बढ़ा दे, ठीक है। मतलब जितना पूंजी हम राज्यों में डालेंगे, तो उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा बूस्ट होगी, है ना? तो उसका साइकिल जो है वो चल पड़ेगा उसी से। इसके परिणामस्वरूप उच्चतर उच्चतर जो आर्थिक समृद्धि होगी, उसको बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, अभी जो है NFHS 5, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके जो है 5 के जो है अभी जो परिणाम है उसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका कंपैरिजन किया गया, जो NFHS 4 हुआ था ना 2015-16 में, तो उसके आंकड़े अभी दिए गए हैं, ठीक है। अगर इसकी हम मंत्रालय की बात करें, कौन सी मंत्रालय जो ऐसे रिलीज़ करती है रिपोर्ट को, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। आप इतने सारे मंत्रालय याद तो रखेंगे नहीं, तो इससे बढ़िया 4-5 पेज का कुछ वो बना लीजिए, और उसमें जब भी ऐसे टॉपिक आते हैं जो करंट अफेयर में आ रहे हैं, उसको लिखते जाइए, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि अभी सभी जो है याद करके चले जाएंगे। तो करंट अफेयर में आ रहे हैं, उन्हीं में से अगर एक भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है 17 राज्य और 5 यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश है, उसके जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण पर जो वृद्धि के आंकड़े हैं ना, वो दिए गए हैं। ऐसे में देखिए, ये बताया गया है कि कितने राज्यों में क्या चीज़ बढ़ी है और क्या चीज़ घटी है, ठीक है। ऐसे हर राज्य के बताएंगे तो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बस ये बता देंगे इतने नंबर ऑफ राज्य में ये कम हुआ है, ये ज़्यादा हुआ है। तो सबसे पहले जो माँ और बच्चे की स्वास्थ्य संकेत थे ना, उसमें पर्याप्त सुधार हुए हैं, ठीक है। और 18 राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों में होने वाली मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है 18 राज्यों में, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो मृत्यु दर होती है, जन्म से लेकर जो 5 साल तक होगा, पर 1000 के उसमें देखते रेशियो में हम, तो उसमें जीवित जन्मों में होने वाली मृत्यु की जो संभावना है, ठीक है, उसमें भी जो है कमी आई है, ठीक है। 15 राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश हैं, उसमें जो है नवजात जो शिशु होता है, जो पैदा होता है, उसमें 1000 जीवित जन्मों पर में भी गिरावट आई है। इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस में हुआ? कुपोषण संकेतकों में,
ठीक है, ये लास्ट ईयर आई थिंक सो दिसंबर में भी इसके ऊपर आर्टिकल आया था। ठीक है, तो इसके संदर्भ में यह स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। 13 राज्यों में ठीकनेपन मतलब आयु की तुलना में बच्चे की लंबाई कम होती है। ठीक है, उससे पीड़ित बच्चों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 12 राज्यों में लंबाई की तुलना में कम वजन मतलब पतला बच्चा है, दुबला बच्चा है, तो ऐसे बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा 16 और 20 राज्यों में क्रमशः अल्प वजन 16 राज्यों में और 20 राज्यों में अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो इसके अतिरिक्त 17 राज्य हैं और यूटीज़ हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, उसके कुल जनसंख्या के लैंगिक अनुपात में भी वर्धन हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट बढ़ा है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो प्रथम चरण के जो राज्य होते हैं, उनमें प्रजनन दर में गिरावट आई है। ठीक है, प्रजनन दर मतलब बच्चे जो है कम पैदा हो रहे हैं और गर्भ निरोधक उपभोग में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो प्रिकॉशंस लेते हैं तो उसमें जो है इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, तो सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में 12 से जो 23 माह के बच्चे होते हैं, ठीक है, 12 से 23 माह के बच्चों के मध्य जो टीकाकरण कवरेज होता है उसमें भी महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं। ठीक है, तो बस ये इतना सा छोटा सा ही आर्टिकल है। उसके अलावा देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, जो जलवायु कार्रवाई सम्मेलन है, ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट एक्शन समिट है 2020, इसको आयोजित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन जो है पेरिस समझौते के अंगीकरण की 5वीं वर्षगांठ पर मतलब 2015 में इसे जो है अंगीकृत किया गया था, उसके 5वीं जो वर्षगांठ है उस पर इससे जो है अवसर पर किया गया। यह शिखर सम्मेलन जो है चिली और इटली के साथ साझेदारी में संयुक्त राज्य संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, 3 देशों के साथ किया गया, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, इसकी जो है सह मेजबानी में आयोजित किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पेरिस समझौता जो है वो एक तरह का जलवायु परिवर्तन पर एक कानून है। ठीक है, इसके रूप के से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे जो है वर्ष 2015 में जो 21वें पक्षकारों के सम्मेलन, जो आपने कभी जो है कोप सुना होगा इस ईयर में या पिछले ईयर में, जो अभी कोप 25 जैसे हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, 2019 में, और दिसंबर में ही होता है। ठीक है, अभी 26 होने वाला होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो सीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है, इसके अंतर्गत इसे अपनाया गया। इस पेरिस समझौते का उद्देश्य क्या है, वैश्विक तापमान है जो, इसको पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना। ठीक है, और उसे कंटिन्यूसली फिर 2 डिग्री कम करने के बाद उसे 1.5 डिग्री तक, 1.5 डिग्री तक जो है लेकर आना, उसको सीमित करना। ठीक है, इस जो शिखर सम्मेलन में के दौरान जो है सदस्य देशों द्वारा पेरिस समझौते के 3 जो स्तंभ होते हैं, इसके तहत नई प्रतिबद्धता, जो नए रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, उसको व्यक्त किया गया। ये प्रतिबद्धताएं कौन सी है, एक तो शमन, अनुकूलन उसको, और वित्तीय जो प्रतिबद्धताएं हैं, ठीक है, इनको लागू किया गया। ये प्रतिबद्धताएं निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित की जाएंगी। इसके लिए जो है एक नई एनडीसी पॉलिसी लागू की गई, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। उसके अलावा निवल शून्य जो उत्सर्जन है, जो नेट ज़ीरो जो एमिशन होगा, ठीक है, निवल का मतलब नेट ज़ीरो जो एमिशन होगा, इसकी प्राप्ति की दिशा में दीर्घकालिक रणनीतियों को स्थापित करना। सर्वाधिक सुभेद्य के समर्थन हेतु जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को अपनाना। ठीक है, जलवायु की जो वित्त प्रतिबद्धताएं उनको अपनाना। महत्वाकांक्षी अनुकूलन योजनाओं और अंतर्निहित नीतियों का अंगीकृत करना। ठीक है, पेरिस समझौते में व्यक्त जो प्रतिबद्धताएं हैं उस पर भारत की प्रगति क्या है। ठीक है, पूर्व में जो अपनाई गई, जो पहले अपनाई गई थी, भारत ने जो है वर्ष 2005 से जो उसका उत्सर्जन की जो तीव्रता है उसमें 21% की कमी कर चुका अभी तक। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के 2.36 जो है 2.63 गीगावाट से लेके अगर 2020 की बात करें तो 36 गीगावाट तक हो चुकी है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्षमता, जैसे कि आप अगर कभी गुजरात में गए हो तो आपने पोरबंदर जाते टाइम आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 1 घंटे तक जो है साइड में वो आती रहती है, वो पवन चक्की नहीं लगी होती बड़ी बड़ी, सौर ऊर्जा उससे चलती है, विंड एनर्जी से चलती है। ठीक है, इसके अलावा ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये हमने 10 तारीख का जो वो है उसी में पढ़ा था। ठीक है, उसकी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020 जो आई है उसमें वर्णित किया गया कि वास्तव में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है ना वो वैश्विक औसत से 60% तक कम है। अगर एक इंसान की हमारे एक इंसान की बाहर के जो देश है उनके एक एक इंसान से जो है तुलना की जाए तो ये ऑलमोस्ट 60% जो है कम एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनका। अगर हाल ही में सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक शीर्ष समिति का गठन भी किया है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनडीसी की जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, उसके तहत भारत द्वारा 3 परिणात्मक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि वर्ष 2005 के स्तर पर वर्ष 2003 तक जो हमारा जीडीपी है ना, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें जो उत्सर्जन तीव्रता है ना, उसको 33 से 35% तक कम करना। उसके अलावा वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों द्वारा विद्युत की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाना। ठीक है। वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। ठीक है, ये भारत के जो पहल है। उसके अलावा देखिए अभी क्या हुआ है, हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है अपना प्रत्युत्तर यह मत प्रकट किया है कि दंपतियों को परिवार नियोजन अपनाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके लिए 2 बच्चों के मानदंड को कठोरता से लागू करने के उपाय को अपनाने हेतु दायर एक याचिका का प्रत्युत्तर देते हुए केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह मत प्रस्तुत किया कि जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बच्चों की एक निश्चित संख्या के निर्धारण संबंधी बाध्यता से जो वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये जो है जो पर्सन होंगे उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम जो है एनफोर्स नहीं कर सकते अपने रूल पूरी जनसंख्या के ऊपर। साथ ही यह जनसांख्यिकी विकृति का भी कारण बन सकता है। ठीक है। सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन 1994 था जो, जिसपे कि भारत ने जो है हस्ताक्षर कर रखे हैं, हस्ताक्षरकर्ता देश है भारत उसका। उसके तहत एक्शन प्रोग्राम का संदर्भ दिया गया। ज्ञातव्य है कि यह स्पष्ट रूप से बाध्यकारी परिवार नियोजन के विरुद्ध है। ठीक है। और भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रकृति स्वैच्छिक है, मतलब अपनी इच्छा से अगर हम परिवार नियोजन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा ये बाध्यकारी नहीं है। इसके तहत दंपतियों को उनके सबसे उपयुक्त स्वनिर्णय के अनुसार बिना किसी बाध्यता के अपने परिवार आकार संख्या को निर्धारित करने और परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 भी केवल परिवार नियोजन में स्वैच्छिक चयन का समर्थन करती है। ठीक है, कहीं पे भी ये बाध्यकारी नहीं है किसी भी नीति में। तो ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 वर्ष 2025 तक 2.1 के कुल जो प्रजनन दर होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होगा, उसके लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के सरकार की भूमिका को प्राथमिकता प्रदान करती है। ठीक है। उसके अलावा जनसंख्या की हालिया प्रवृत्ति भारत में धीमी जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है। अगर हम कंपैरिजन करें तो 1991 से अगर हम 2001 में जो हमारा दशकीय वृद्धि दर थी वो 21.54% से घटकर 2000 से 2001 से 2011 में 17.64% की तीव्र जो है गिरावट इसमें दर्ज की गई। ठीक है। उसके अलावा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015 में हुआ था, उसके अनुसार भारत में जो प्रचलित वास्तविक प्रजनन क्षमता है वो 2.2 की तुलना में जो वांछित प्रजनन क्षमता है केवल 1.8 है। ठीक है, वांछित मतलब जो इंसान जो प्रजनन दर उनकी है इस टाइम करंट में वो 1.8 है, जबकि जो वास्तविक होनी चाहिए जो 2.2 है। ठीक है, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। उसके अलावा TFR होता क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। यह एक महिला के जीवन काल में उसके द्वारा जन्मे या संभावित जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को संदर्भित करता है। ज्ञातव्य है कि यह गणना भारत में आयु विशिष्ट प्रजनन को प्रचलित दर के अधीन है। प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चे के TFR को प्रतिस्थापित स्तर प्रजनन कहा जाता है। ठीक है। TFR और RFL जो ये ना रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, इससे कम होना देश की आबादी में गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें जो है छोटे छोटे न्यूज़ अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सनराइज़ उद्योग। अगर हम सनराइज़ उद्योग की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये उद्योग वस्तुतः अपने प्रारंभिक चरण में किसी विकासशील क्षेत्र या बाजार में होने वाली जो त्वरित उछाल होती है ना। जैसे कि मान लीजिए अब मेडिकल में अब एकदम से बूम आ गया होगा, काफ़ी त्वरित उछाल हो गई होगी, तो ऐसे जो भी जहाँ पे त्वरित उछाल होगी ना उसको ये जो है संदर्भित करते हैं। ठीक है। हाल ही में जो है नीति आयोग के मुख्य जो CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने सनराइज क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है। सामान्यतः उच्च विकास दर, विभिन्न स्टार्टअप्स और उद्यम पूंजी आधारित जो निधियन सनराइज होते हैं उद्योगों की विशेषताओं के रूप में इन्हें संदर्भित किया गया है। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा, दूर संचार हो गया, या फिर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, ये सारे सनराइज उद्योग हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड,
ये क्या होते हैं देखिए, ये सरकार द्वारा जो निकट भविष्य में भारत बॉन्ड ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसकी थर्ड श्रृंखला को इसमें आरंभ किया गया है। भारत बॉन्ड ईटीएफ वह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसके माध्यम से जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जैसे कि ट्रिपल ए रेटेड मतलब क्या होता है, इनकी जो वो होती है, किसी को आप खरीद या बेच बड़ी ईजीली सकते हैं, मतलब इनकी हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग होती है, आप इनको बड़ी ईजीली कहीं पे भी बेच या खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है वहाँ पे भी, है ना। और निश्चित परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड में निवेश किया जाता है, जिनकी जो मैच्योरिटी हो वो फुल हो गई हो, जो बॉन्ड होते हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, जब उनकी पूरी मैच्योरिटी हो जाए तो आप उसको तो ऐसे वाले बॉन्ड जो होते हैं उनको भी जो है इसमें निवेश में लगा सकते हैं। जो ईटीएफ है एक इंडेक्स, एक वस्तु या एक इंडेक्स फंड की भांति परिसंपत्ति के समूह की ट्रैकिंग हेतु एक प्रतिभूति होता है। ठीक है, ये एक तरह की प्रतिभूति होती है, जैसे कि बैंक रिलीज करता है ना प्रतिभूति अपनी, जो मान लीजिए आरबीआई लॉन्च करता है वाणिज्यिक बैंक को देने के लिए, तो इस टाइप की ये भी एक प्रतिभूति होती है। पर इस प्रतिभूति को क्या करते हैं हम, इसका क्रय विक्रय जो है स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सरकारी प्रतिभूति होती है उसको आप ऐसे नहीं बेच सकते, जिन्हें उपयोग किया जा सकता है। ईटीएफ के माध्यम से एकत्रित की गई जो धनराशि होती है और जो उसके भागीदार होते हैं, जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इनकी ऋण योजनाओं को सुचारू बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून में क्या है, जो एक समताप मंडलीय गुब्बारा, जो समताप मंडल है हमारा, उसमें एक गुब्बारे के नेटवर्क की भांति काम करता है। ठीक है, इसे विश्व भर में ग्रामीण और दूर दराज स्थित समुदायों हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह गूगल की एक सहायक कंपनी द्वारा आरंभ किया गया है। हीलियम से क्या होता है, जैसे गुब्बारे जो हम उड़ने वाले लेते हैं 5-5 रुपए के, उसमें क्या होता है, हीलियम गैस होती है जिसकी वजह से वो उड़ता है। तो उसमें जो है बड़ा गुब्बारा लेके उसे 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। उस क्षेत्र के ऊपर स्थापित किया जाता है जहाँ वायुयान उड़ान भरते हैं। ठीक है, उस 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ से गुब्बारे सिग्नल को प्राप्त करने और प्रेषित, ठीक है, जो करने के लिए सेल टावर के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो हमारी जो ये यहाँ पे गुब्बारे उड़ते हैं और यहाँ से जो सिग्नल्स होते हैं उनको ज़मीन पर भेजते हैं, वहाँ से हम रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, हाल ही में लून जो है 312 दिन तक वायुमंडल में बने रहकर सर्वाधिक दीर्घकालिक समतापमंडलीय उड़ान का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, उपग्रह आधारित इंटरनेट। ठीक है, इसमें क्या है जो भी ऐसे एरिया ना, जैसे पहाड़ी अंचल है या सुदूर क्षेत्र है या द्वीप है, ऐसे एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया गया है, उपग्रह आधारित इंटरनेट स्टार्ट किया गया है। यह अवधारणा तांबे के तारों और ऑप्टिक फाइबर केबलों के माध्यम इनकी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए इनकी बजाय, एक सेकेंड, इनकी बजाय जो है उपग्रह आधारित इंटरनेट पर बल देती है। ठीक है, इसके तहत अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह जो होगा ना, वो क्या करेगा, एक बीम द्वारा, बीम से लेज़र जिसे बोल सकते हैं, उससे किसी क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा प्रदान कराएगा। ठीक है, उपग्रह आधारित इंटरनेट जो है डिश होगा या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, कोई सा भी कनेक्शन हो उसमें जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उपयोगी होगा जहाँ इंटरनेट हेतु केबल छिपाना कठिन या असंभव होता है। केबल को बिछा नहीं सकते, मतलब ऐसी जगह पे। इसमें बैंडविड्थ संबंधी जो सीमाएं मौजूद हैं, जो मौसम में होने वाले अवांछित परिवर्तनों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि एक महंगा विकल्प है। ठीक है, ये महंगा विकल्प होगा। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूशन एक्शन, कोबरा। ठीक है, कोबरा जो है एक सरकार द्वारा कोबरा बटालियन का गठन 2009 में किया गया था और सीआरपीएफ के अंतर्गत किया गया था। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है ना, यह पूर्वोत्तर में विद्रोहियों के साथ साथ नक्सलियों द्वारा जारी जो हिंसा होती है ना, इसको रोकने के लिए एक विशेष छापामारक युद्धक बल है। ठीक है, वर्ष 2008 से 11 के मध्य गठित 10 कोबरा इकाइयों को प्रशिक्षित किया गया है। ये इकाइयाँ कहाँ की है, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारी कोबरा की है इकाइयाँ है। उसके अलावा जो ये है न्यूज़ है, पांडुलिपि, बख्शाली पांडुलिपि। ठीक है, इसके रूप में क्या गया है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो बख्शाली पांडुलिपि पर मुद्रित एक जो डॉट है, मतलब काला बिंदु है, उसको शून्य हेतु गणितीय प्रतीक के प्रयोग के प्रथम रिकॉर्ड के रूप में अभी निर्धारित किया गया है। और भारत में, अगर भारत के हिसाब से देखें तो ग्वालियर का एक मंदिर है जहाँ पे एक दीवार पर 9वीं शताब्दी के शिलालेख को शून्य के प्रयोग का शुरुआती उदाहरण माना गया है।
ठीक है, तो इससे भी पुराना आप जो है इसे मान रहे हैं। बख्शाली पांडुलिपि एक 3री शताब्दी की भारतीय गणितीय पांडुलिपि है जो बर्च मतलब जो सोनाबर होता है उसके वृक्ष की छाल पर स्याही से लिखी गई है। यह 1881 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान के निकट बख्शाली गांव के आसपास के क्षेत्र में पाई गई। ठीक है, उसके अलावा जो है देखिए हस्तशिल्प और भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से मुक्त। जो भारत का जो खिलौनों को बाहर अंतर्राष्ट्रीय जो वो है मार्केट है उसमें बेचने के लिए क्या किया गया अभी, जो उसका खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण है उसको नियंत्रण आदेश से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, यह भारत को खिलौना के विक्रय और निर्यात के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने तथा देश में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन एवं विक्रय को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है जो उसके द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त मानक चिन्ह के उपयोग से संबंधित जो खिलौना और द्वितीय संशोधन आदेश 2020 है उसके अंतर्गत इसे जारी किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन जो WIPO है उसको एक GI को उन उत्पादों पर प्रयोग किए जाने वाले एक जो है संकेतक